हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, आज की वीडियो में हम थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है 11th, उसकी हम एक्सरसाइज 11.2 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इससे पहले हमने 11.1 की इंट्रोडक्शन की थी, उसका बेसिक किया था। उसमें हमने मेनली क्या सीखा था, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। मतलब हमारा जो मेन फोकस था इस वीडियो में वो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में था। मतलब अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूँ, जो हमेशा हमेशा मेरी कोशिश भी यही रहती है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश करता हूँ। तो डायरेक्शन रेशियो किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट होता है, और डायरेक्शन कोसाइंस उस एक्स वाई और जेड एक्सिस का जो भी एंगल बनते हैं उसका हम जब कॉस निकालते हैं उसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ये बेसिकली दोनों जो हैं ये मेनली हमें पोजीशन और डायरेक्शन बताते हैं लाइन की। अब इसके रिगार्डिंग मैंने आपको कुछ टिप्स भी दी थी। इन पॉइंट्स से हमने 11.1 की सभी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ने वाले हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पढ़ने वाले हैं। ये मैंने आपको तीन मेन टॉपिक बताए हैं। इसके अंदर भी और टॉपिक हैं, बट ये मेन टॉपिक हैं 11.2 के। एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू कर। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। तो मैं हमेशा की तरह, जिससे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिंपल वे में कहने की कोशिश करता हूँ, तो इसको भी पहले हम थोड़ा सा टू डिमेंशन से जोड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर नई चीज़ सीखेंगे, पहले पुरानी चीज़ की बात करेंगे, फिर नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों, जो क्या आप इक्वेशन, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हो रही है, अगर मैं पूछूं कि बच्चों व्हाट इज एन इक्वेशन, तो आप में से बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि इक्वेशन क्या होती है, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको जस्ट डेफिनेशन हो सकता है पता हो, बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या है वो नहीं पता होगा। ये मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, बट बहुत मुझे पता है कि बच्चे सभी तरह के होते हैं और हमें सभी बच्चों को साथ में लेके ही चलना है। तो इक्वेशन क्या होती है, जब भी बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब भी हम कोई दो चीज़ों को इक्वेट कर पाएँ, किसी दो चीज़ों के बीच में इस तरह का साइन आ जाए, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। मतलब इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर लेते हैं। अब आप में से फिर से बहुत से बच्चे जानते होंगे सर यस हमें पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब भी एक्स और वाई की डिग्री 1 होती है तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जहाँ पर भी एक्स और वाई की डिग्री 1 होती है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। मान लो ये मैंने कुछ लिखा है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। बट क्या आप में से बहुत से इसका कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग जानते हो? मेरा कहने का मतलब है, क्या आप इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग जानते हो? इक्वेशन, जहाँ पर हम चीज़ों को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, क्या आपको पता है? अब यहाँ पर भी बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा, बहुत से बच्चे शायद जानते होंगे, बट उन्होंने कभी किसी से पूछा नहीं या किसी ने उन्हें बताया नहीं। तो इसी को इक्वेशन क्यों बोलते हैं, लाइन की इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 फिल करोगे तो y 1 आएगा, x की वैल्यू 1 फिल करोगे तो y कितना आएगा 0, x की वैल्यू 2 फिल करोगे तो y -1 आएगा, x की वैल्यू 3 फिल करोगे तो y -2 आएगा। और जब आप इसको ग्राफ पे लोकेट करोगे 0, x 0 y 1, x1 तो y 0, x2 तो y -1, x3 तो y -2। मतलब इसको हम बोलते हैं लोकस ऑफ दिस पॉइंट। लोकस ऑफ दिस पॉइंट मतलब जब भी मैं x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करता जाऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, और जब उन पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि मुझे आपको पिछली नॉलेज से कनेक्ट करना है। जब आपका इंटरेस्ट बनेगा आप उसको मन से समझोगे, और जब आप उसको मन से समझोगे, जब भी आप कोई बात मन से करते हो तो वो आपके सीधा दिमाग में बैठ जाती है। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फिल करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्लियर है। अब फिर से आपसे एक क्वेश्चन है मेरा 2D में कि बच्चों ये कोई पॉइंट है 2,3, इसमें से पास होने वाली एक लाइन बना दो। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात पूछ ली, ये लो। अब एक बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो ये बनाऊंगा, कोई और बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो ये बनाऊंगा, ठीक है, और कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो ये बनाऊंगा। सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, बट मुझे तो एक जो है एक मतलब कि लाइन, पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 2,3 से पास करे। मतलब यहाँ पर जो 2,3 से हमारी अकेले बात नहीं बन रही, हमें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। तो फिर से 2,3 से कोई लाइन पास हो रही है, और मैं साथ में ये जोड़ देता हूँ कि बच्चों ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रही है। तो अब यहाँ पर एक ही लाइन बनेगी ऐसी जो 45 का एंगल बना रही है और 2,3 से पास हो रही है। आप चेक करके देख लो। तो अगर यहाँ पर 2,3 हो और वो लाइन जो है वो 44 या 46, 47, 20, 30 कोई भी एंगल जो बना रही है, तो वो ये लाइन तो नहीं हो सकती, ऐसी लाइन सिर्फ एक ही बनेगी। तो हमारे पास मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशंस कितनी हैं, एक पॉइंट और एक एंगल, जिसको हम 2D में स्लोप बोलते थे। यानी कि अगर हमें पॉइंट और स्लोप पता लग जाए तो हम लाइन की एग्जैक्ट लोकेशन, इक्वेशन सब कुछ बता सकते हैं। अब यही हम 3D में करने वाले हैं। अब 3D में चलते हैं। तो ये आपका x, y और z है। और अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों 2, 3, 4 से पास होने वाली लाइन बना दो, तो फिर वही आपका आंसर, सर ये बना दी। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बना देते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये। तो मतलब इसका भी कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एंगल्स के पास जाएंगे। आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर आपने एंगल यूज़ किया है, यहाँ पर भी आप एंगल यूज़ कर लो। तो करके देखते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पर एंगल यूज़ करेंगे, ये पॉइंट है हमारा 2, 3, 4, यहाँ पर अगर हम एंगल यूज़ करेंगे, यहाँ पर 2 डायमेंशन में क्या होता है कि एक्स एक्सिस के साथ 45 एंगल है, तो वाई एक्सिस के साथ खुद ब खुद एंगल आ जाता है हमारा। बट यहाँ पर अगर मैंने एक एंगल पता किया तो दूसरा नहीं पता लगेगा। मतलब मुझे, आपको पता है डायरेक्शन को साइंस में हमने पढ़ा है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, मुझे तीनों एंगल चाहिए। अगर मुझे तीनों एंगल मिल गए तब जाके ये मेरे पास लाइन बनेगी जो 2, 3, 4 से पास होगी। बट मैंने यहाँ पर ना एक बात बोली थी, शायद आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब जितने कम से कम रिसोर्सेज लगे उतने से बात बननी चाहिए। तो अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है। अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों इस पॉइंट में से एक लाइन पास करवा दो जो इस वेक्टर के पैरेलल हो, तो ऐसी हमारे पास एक ही लाइन होगी। आप खुद सोच लो, क्या आप इस वेक्टर के पैरेलल और कोई लाइन बना सकते हो जो 2, 3, 4 से ही पास हो? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब हमारी मिनिमम कंडीशन कितनी है कि अगर हमें एक वेक्टर मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन 3D में बना सकते हैं। अब यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबी हो गई है इसका। देखो, मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि वीडियो लेंथी हो रही है। मुझे ये होता है कि आपको वो पॉइंट समझ में आना चाहिए, आपको उसकी ज़रूरत समझ में आनी चाहिए कि सर हम ये कर क्यों रहे हैं। बताने को मैं भी बता सकता हूँ कि बच्चों ये वाला फॉर्मूला है इसको आप क्रैम कर लो, डन, क्वेश्चन कर लो। बट अगर आप इस तरह से करोगे तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, और अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, आपको पता है मैंने आपको लास्ट 11.1 की बेसिक में वीडियो में बताया था कि स्ट्रेट लाइन एक करेक्टर है। जितना आप उसको अच्छे से जानोगे उतना ही उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये किस तरह से, जैसे आप किसी इंसान को जानते हो, आप उसके साथ रहते हो, हर टाइम आपका फ्रेंड है वो, आपको उसके बिहेवियर का पता रहता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो। सेम वे से
कोई भी टॉपिक होता है, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स, मैथ्स, कुछ भी पढ़ लो, तो जितना आप स्ट्रेट लाइन को अच्छे से जानोगे उतने ही आप इसके क्वेश्चंस जो है वो खुद से प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये हमारा टॉपिक है आज का, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली दो कैटेगरीज है। सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी लाइन की स्पेस में इक्वेशन निकालने के लिए। तो ये लाइन है हमारी ब्लैक में। अब ये एक फिक्स्ड पॉइंट है x1 y1 z1 और ये m उसके पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं अपनी तरफ से देखो इक्वेशन लिखने के लिए ना, कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि देखो जैसे मैं आप यहाँ पर एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ। पॉइंट कौन सा है? पॉइंट कौन सा है? P, x, y, z। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा सर ये पॉइंट कहाँ से आ गया, ये पॉइंट की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर तो एक गिवन पॉइंट है। देखो ये गिवन पॉइंट का मतलब है ये कांस्टेंट है, ये पॉइंट हिल नहीं सकता। 2, 3, 4, 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी पॉइंट है। जैसे ये मैंने स्टार्ट में बताया ना आपको x + y = 1, तो x और y तो होने ही चाहिए। अगर x और y होंगे ही नहीं, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि 1 + 0 = 1 वैल्यूज़ फिल करके, तो ये तो 1 = 1 आ गया। इक्वेशन होने के लिए हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए, तो वही वेरिएबल्स को ये P पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हमें इक्वेशन जो है इसकी डिराइव करनी है। डेरिवेशन आपको पेपर में नहीं आने वाली इसकी, बट अगर आप डेरिवेशन को एक बार अच्छे से समझ लोगे तब आपको इमेजिन करने में बहुत आसानी रहेगी। अब यहाँ पर वेक्टर का एक कंसेप्ट यूज़ होगा, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये पॉइंट्स है ना, इनके पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो बना लेता हूँ। अब देखो ये मैंने इसके पोजीशन वेक्टर्स बना लिए OA OP। अब जिन बच्चों ने वेक्टर्स को अच्छे से पढ़ा, मैं ऐसे ही नहीं बोलता कि वेक्टर्स के बिना आप 3D नहीं कर सकते, उनको पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये भी पॉइंट है, तो O को जब ओरिजिन से पॉइंट को मिला देते हैं तो वो हमें पोजीशन वेक्टर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपका जो पुराना कंसेप्ट है वेक्टर का, एक ये रहा वेक्टर एडिशन। आपको याद है इसमें मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था डिस्प्लेसमेंट वाला, कि यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, और आप यहाँ से गए रेड में A से B तक, B से C तक। मैं डायरेक्टली A से C तक शॉर्टकट में, या मुझे कोई नया रास्ता पता, मैं वहाँ से चला गया। हम दोनों की डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है। मैं भी A से C गया, आप भी बेसिकली A से C गए, मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब बहुत से बच्चे वेक्टर्स में इसको छोड़ देते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ऐड ही करना है, वो सीख लेंगे, बट यहाँ पर आपको पता लगेगा। अब देखो, आपको पता है इन ट्रायंगल OAP। ठीक है, अब आपको पता है मैं O से A गया, A से P गया, मैं O से A चला गया, फिर मैं A से P चला गया। ठीक है, या आप चले गए O से A तक, A से P तक, और मेरे पास एक शॉर्टकट है O से P तक जाने का। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हैं बाय वेक्टर एडिशन ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ। अब OA कितना है, OA इसको एक वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, OA कितना है, A वेक्टर प्लस AP। अब AP जो है वो हमें निकालना है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। OP कितना है, R वेक्टर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको पता है ये हमेशा हम R वेक्टर मानते हैं OP को। आपको दिखा भी देता हूँ, वैसे मैंने को दिखाया भी था। ये रहा OP वेक्टर x y z कितना होता है, R। ये जनरली हम यही मानते हैं, इसको नेम रख दो A। ठीक है, अब देखो आपको पता है हम यहाँ पर है ना, अब AP वेक्टर, सेंस AP एक वेक्टर है, AP वेक्टर इज पैरेलल टू M वेक्टर। ये तो हमें क्वेश्चन में, मतलब हमारी स्टेटमेंट में गिवन है, ये लाइन M वेक्टर के पैरेलल है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज लाइन L इज पैरेलल टू M वेक्टर एंड AP वेक्टर लाइज ऑन लाइन L। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, आपको पता है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो हमने एक रिजल्ट किया था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिखाने से मेरा मतलब यही रहता है कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है कोलिनियर मतलब पैरेलल वेक्टर A = λB।
तो विच एम्प्लाइज मैं ए पी को लिख सकता हूँ लैम्डा एम वेक्टर वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर और कांस्टेंट। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना ऐसा करो, नंबर 1 दे दो, पुट इन 1। तो ए प्लस लैम्डा एम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर विच एम्प्लाइज को ऐसे ढंग से लिख लो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। तो ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं, वैसे पूछना भी चाहिए कि सर इसी को इक्वेशन क्यों मान लिया। क्योंकि देखो, अगर हम लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ फिल करेंगे, अगर हम लैम्डा को मान लो 0 फिल करते हैं, तो यहाँ पर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो आर वेक्टर अगर ए वेक्टर की इक्वल आ जाएगा तो मतलब मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। और अगर मैं वन वैल्यू फिल करूँगा तो यहाँ पर मुझे ए और एम को ऐड करके मुझे कोई वेक्टर की पॉइंट मिलेगा। फिर अनदर पॉइंट, मगर लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए मुझे आर की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। और अगर आर की डिफरेंट वैल्यूज़ को मैं, अगर आर की डिफरेंट मेरे पास वैल्यूज़, देखो आर को, देखो लैम्डा को 0 फिल करूँगा तो देखो ये कुछ ऐसा होगा ना, 3D बनाते हैं, सॉरी ऐसे। तो अगर मैं लैम्डा को 0 फिल करूँगा तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आएगा, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट। 1 फिल करूँ तो यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा। तो इस तरह से मैं जितनी भी वैल्यूज़ फिल करूँगा लैम्डा की, तो मेरे पास आर की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। और जब उन सबको मैं लोकेट, मतलब प्लॉट करूँगा ग्राफ पे, तो वो एक लाइन बनेगी। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का, अब ये जो इक्वेशन है इसका खास नेम है, अब ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आई होप जितना मैंने आपको अभी करवाया आपको समझ में आया। दोबारा से बता देता हूँ, एक पॉइंट गिवन था, ठीक है, एक वेक्टर पैरेलल गिवन था, मैंने अपनी तरफ से एक पॉइंट माना। ये पॉइंट क्यों माना, क्योंकि मुझे एक पॉइंट का लोकस चाहिए होता है कि ये पॉइंट डिफरेंट जगह पर लोकेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन से मैंने क्या किया, दिस इज इक्वल टू दिस, जस्ट इतना ही किया मैंने, इसका बस नेम रख लिया ए वेक्टर और आर वेक्टर। हाँ, अब यहाँ पर एक बात बताना भूल गया, एनसीईआरटी में यहाँ पर बी वेक्टर लिखा गया। मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में अगर आपके पास बुक है तो प्लीज़ आप 468 नंबर पेज खोलना, उसके नीचे रिमार्क डाल के लिखा गया है कि आप बी को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कंफ्यूज मत होना उससे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको आगे जाके जब बताऊँगा कि यहाँ पर ना बी को और भी जगह पर यूज़ किया गया है और बी वेक्टर के लिए भी यूज़ किया गया है, तो वो कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर एम वेक्टर लिख लिया। अगर आपको लगता है कि आपको बी वेक्टर ही लिखना है, आप लिख सकते हो। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आपको इमेजिन होना चाहिए कि ये जो वेक्टर है वो पैरेलल कहाँ पर है। ठीक है, अब वेक्टर इक्वेशन हमने कर लिया, अब इसकी एक कार्टेशियन इक्वेशन भी होती है, अब उसको मैं आपको अगले नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब इसके बाद बेसिकली हमें कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता कि कार्टेशियन इक्वेशन होती क्या है, तो ये मैंने जस्ट डेफिनेशन वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखी है। एन इक्वेशन ऑफ ए कर्व और सरफेस इन विच द वेरिएबल्स आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन कर्व और सरफेस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसको मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दूं, आपको पता है कार्टेशियन सिस्टम किसको बोलते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस जब इकट्ठी होती हैं। ठीक है, आपको पता है हम 2D में भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते थे उसको, तो सेम वैसे ही इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो अगर हम पॉइंट्स में सब कुछ लिख दें तो उसको हम कार्टेशियन बोलते हैं, वेक्टर से अगर हम बाहर आ जाएं। अब ये ज़रूरी है क्योंकि ना, मैं आपको सही बताऊं ना, ये बहुत इजी है वेक्टर इक्वेशन। आपको देखते ही पता है कि ये लैम्डा के साथ जो है ये पैरेलल है और ये फिक्स पॉइंट है। कार्टेशियन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और एक बात ये भी एक फैक्ट है कि कार्टेशियन में क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेरिवेशन हम कर लेते हैं। अब देखो, ये डेरिवेशन करवाने के लिए मैंने आपको ये दोबारा सारा सिस्टम बना के दिखाया। ठीक है, ये इसलिए बनाया था कि आप क्लियरली देख पाओ कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x1 y1 z1, p आपको पता है x1 x y z,
और डायरेक्शन रेशियोज, इसको डायरेक्शन रेशियोज क्यों बोल रहे हैं आपको पता है, वेक्टर के जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है वी नो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब मुझे आपको एक बात दिखानी है, फिर से पुराना काम है हमारा, तो कहाँ पर गया, ये रहा। ये इसके पॉइंट्स कितने हैं, एक्स वाई जेड, ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर को मैं अगर कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूँ, यहाँ पर कंपोनेंट फॉर्म नहीं है, आपको वो दिखाना चाहूँगा, ठीक है। ये रहा पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट इन स्पेस, तो आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कंपोनेंट फॉर्म में एक्स आई वाई जे जेड के, ये हमने वेक्टर्स में सीखा था। अब आर वेक्टर किसका है, ओपी का, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई वाई जे जेड के कैप। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के प्लस लैम्डा। अब इसके कितने हैं, ए बी सी, तो ए आई बी जे सी के, जो मैं आपको बात बोल रहा था ना कि एनसीईआरटी में बाद में इसका रिमार्क डाल के लिखा गया, वो यही बात बोल रहा हूँ कि बी वेक्टर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आ जाता है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहाँ पर उन्होंने सफाई भी दी हुई है इसी बात की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लैम्डा एम वेक्टर लिख लिया, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स आई वाई जे जेड के, तो पहले ऐसा करो, इसको लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ए आई लैम्डा बी जे लैम्डा सी के कैप। अब आपको पता है अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो तो हम कैसे करते हैं, आई में आई को एक्स वन प्लस लैम्डा ए आई कैप, वाई वन प्लस लैम्डा बी जे कैप, जेड वन प्लस लैम्डा सी के कैप। अब हमारे पास बेसिकली दो वेक्टर्स हैं यहाँ पर, कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, और दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये वेक्टर्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। ये एक्स आई वाला पोर्शन आई के इक्वल, जे वाला जे के वाला के। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मैंने इक्वल कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा ए, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा बी, z माइनस वाई जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा सी। ऐसा करो, लैम्डा को इधर रहने दो, ए को इधर ले आओ, लैम्डा को उधर रहने दो, बी को ले आओ, लैम्डा को उधर रहने दो, सी को ले आओ। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, तो तीनों लैम्डा के इक्वल हैं, और अगर तीनों लैम्डा के इक्वल है मतलब मैं तीनों को इक्वल लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कार्टीजियन इक्वेशन। ध्यान से देखो, इसमें वेक्टर्स का कोई भी नामो निशान नहीं है, जस्ट पॉइंट्स की बात की गई है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख भी लेना, एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कार्टीजियन फॉर्म में ही पूछे गए हैं, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैंने कन्वर्जन लिखी है जस्ट आपके लिए, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन में है क्या, तो आर आपको पता है ये वेक्टर इक्वेशन है और ये आपकी कार्टीजियन इक्वेशन है, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टीजियन इक्वेशन है। अब ये देखो, ये बहुत इजी है, इसको देखते ही पता लग जाता है कि ये जो पहले वाला ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये पैरेलल वेक्टर है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, मैंने वही लिखा है कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो तो ये x1 y1 z1 क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, x1 y1 z1 क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है,
और ये जो नीचे लिखा है मैंने ABC, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं पैरेलल वेक्टर के। ठीक है, अगर आप यहाँ से यहाँ आना चाहते हो तो जो ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और जो एम वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप वापस से जाना चाहते हो फिर से वही है कि x1 z1 y1 z1 क्या है, फिक्स्ड पॉइंट मतलब ए वेक्टर है, और ABC क्या है मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर, मतलब ये m के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस तरह से अब इसको याद रखोगे। अब देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपको हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें रखने की कोशिश करता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे ना मैं आपको थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि ना इसके ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपको इस फॉर्म में लिखे हुए, बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन इतना सीधा नहीं आएगा। सीधे से मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि ऐसा ही, तो इसको मैं हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूँगा। ऐसा करते हैं, पहले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, मुझे ये बताना था आपको थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, फाइंड या राइट फिक्स्ड पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे तो बिलीव मी आप किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे। ठीक है, मैंने 4 एग्जांपल्स रखी हैं आपके सामने। इसको मैं क्या बोलता हूँ, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये कार्टेशियन फॉर्म है, बट इसको मैं क्या बोलूँगा हर बार क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या बोलूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर मुझे ऐसी कोई लाइन मिल जाए, तो अगर मुझे इसका फिक्स्ड पॉइंट और पैरेलल वेक्टर ढूंढना है तो सबसे पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे x माइनस, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, x माइनस 1, ये ठीक है, यहाँ प्लस है तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के माइनस माइनस 2 लिखा है, मैं -4, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो अब हमारा फिक्स पॉइंट क्या हुआ, देखो यहाँ पर फिक्स पॉइंट कौन है, x1 y1 z1, तो कौन है 1 -2 4। कुछ बच्चे, अगर आप ऐसी बातें नहीं सीखते पहले ही, तो कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं। और पैरेलल वेक्टर क्या है, 2 3 5। अब यहाँ पर दूसरी एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और आपको पेपर में भी आई एम श्योर पूछे जाएंगे। तो ये मैंने एक लाइन लिखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पर 2 फालतू आ रहा है तो मैंने बाहर ले लिया, या माइनस फालतू आ रहा है मैंने बाहर कॉमन ले लिया, 3 कॉमन फालतू आ रहा है मैंने बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद देखा यहाँ प्लस नहीं होता, यहाँ पर तो माइनस होता है तो मैंने माइनस बना लिया। यहाँ पर ये ठीक है, इसका जो माइनस है इसको मैं नीचे ले आया। नीचे मैं कोई भी चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली एक्स वाई जेड अपनी जगह से नहीं हिल सकते, ना ये माइनस हिल सकता है। तो ये 3 यहाँ पर भी प्लस है तो मैं इसको माइनस बना लिया, माइनस माइनस करके। अब 3 को भी नीचे, 2 को भी नीचे, तो ये हमारा क्या है फिक्स पॉइंट, -1/2 1 -1। और पैरेलल वेक्टर कितना हुआ, ये नीचे आ गया 3/2 -4 5/3। तो अगर आप इनको अभी सीख लोगे तो बिलीव मी आप खुद कहोगे सर 3D हमारे लिए बहुत ईजी है। ये भी एक इक्वेशन की टाइप है। अब यहाँ बच्चे कई बार क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कि x माइनस ये इसका फिक्स पॉइंट कितना है, वो बोलते हैं सर 1 या कुछ भी बोलते हैं, पर आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ x -0 y -0 z -0, ये आपके लिखा है। इसका फिक्स पॉइंट कितना हुआ 0 0 0, पैरेलल वेक्टर आपको पता ही है 1 2 3। अब सेम वे से ये 4th एग्जाम्पल है, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं लिखा गया, x -1 y +2 z -3। तो पहले मैंने ऊपर को सही किया, -1 ठीक है, इसको माइनस बनाया, ठीक है, z माइनस ठीक है, और नीचे क्या लिख लिया 1 1 1। अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 1 1 लिख लिया। तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट कितना है 1 -2 3, डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं 1 1 1। तो इस तरह से अब इसको याद रखोगे। ये जो चीज़ है ये कंप्लीटली मेरी तरफ से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसी फॉर्म में जरूर मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, एक और टाइप है इसमें, अब उसकी बात जो है उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। इससे पहले हमने कौन सा किया है 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर। अब देखो इसको फिर से हम थोड़ा सा पीछे जोड़ने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। अब फिर से ये सिस्टम बना लेते हैं y z और x, ठीक है। मान लो 2 पॉइंट्स हैं, और अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों यहाँ ऐसा करो, ये मान लो 2D सिस्टम है, तो 2 पॉइंट्स मैंने बना लिए। मैं बोलता हूँ कि बच्चों ऐसा करो, इस लाइन इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाली एक लाइन बना दो, तो आप यही बना सकते हो, आप और कोई भी लाइन बना नहीं सकते। लाइन सीधी होती है तो यही बनेगी, और कोई लाइन ऐसे नहीं बन सकती। अब सेम वैसा ही 3D में है। अगर मुझे 3D में स्पेस में 2 पॉइंट मिलते हैं तो उनसे मिलने वाली एक ही लाइन बनेगी, तो मतलब ये भी हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो 2 पॉइंट से भी हम मतलब कि लाइन की इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमें पैरेलल वेक्टर की जरूरत थी और पॉइंट की। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स लाइंस बन सकती हैं, बट पैरेलल वेक्टर के कारण हमें सब कुछ पता लग गया और मैं लाइन ड्रॉ कर पाया।
अगर मैं लाइन ड्रॉ कर पाया मतलब मैं उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकता हूँ। सेम वे से अगर मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है तो मैं एक लाइन बना सकता हूँ, मतलब इसकी भी मैं इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकता हूँ। अब उसी के बिहाफ पर ये एक लाइन है, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ए पॉइंट है एक्स वाई x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मुझे x और y चाहिए, तो यहां पर मैं एक पॉइंट P मान लेता हूं, x y z। मैं यहां पर लिख देता हूं, लेट P बी एनी पॉइंट, ये कहीं पर भी हो सकता है, ऑन गिवन लाइन L। ठीक है, अब जिस तरह से हमने वहां पर किया था, आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके हम डायरेक्शन जो होते हैं, सॉरी डायरेक्शंस बोल रहा हूँ, वो क्या, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इसके ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो ये मैंने इसके पोजीशन वेक्टर्स बना लिए। आपको पता है अगर ये पॉइंट है तो अगर हम इसको ओरिजिन से मिलाते हैं तो इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये ए है, ये बी वेक्टर है और ये हमेशा की तरह हमारा आर वेक्टर है। अब फिर से इन ट्रायंगल ओ ए पी, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, डेरिवेशन कोई पेपर में नहीं हमें आनी, बट डेरिवेशन करवाने का रीज़न ये रहता है कि आपको वो उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए, फिर आपको फॉर्मूलास याद करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, अब ट्रायंगल ओ ए पी, तो मैं यहां, आप यहां से ओ से लेके ए तक गए, फिर आप ए से लेके डायरेक्टली पी तक चले गए, ए से लेके डायरेक्टली पी तक चले गए, और मुझे एक शॉर्टकट पता था, मैं ये रेड जो लाइन है मैं डायरेक्टली ओ से लेके पी तक चला गया। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी दिया भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ओ ए कितना है हमारा, ए वेक्टर, ए पी हमें अभी नहीं पता, तो ओ पी वेक्टर कितना है, आर। तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर, आएगा वही जो हमने पहले भी सीखा है। ठीक है, अब देखो ए पी वेक्टर क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, एज ए पी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर बोथ आर कोलिनियर। कोलिनियर और पैरेलल जो है वो वेक्टर्स में एक ही बात होती है। आपको पता है फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके मैं वेक्टर्स को कहीं भी इधर उधर लिख सकता हूं। अब ए बी वेक्टर और ए पी वेक्टर एक ही मतलब डायरेक्शन में एक जगह के ऊपर ही हैं, मतलब ये कोलिनियर है। और मैंने आपको ये बताया था अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज ए पी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ए बी, या ए बी को भी आप लिख सकते, जो मर्जी लिख लेना। मुझे ए पी की वैल्यू चाहिए, मतलब इसको मैं प्रपोर्शनल लिख सकता हूँ उसके। अगर आपको लगता है कि ए पी बड़ा है तो ये इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, अगर आप कुछ भी आ सकता है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसा करो, इसको नंबर 1 दे दो, पुट इन 1, तो इसको हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर तो हमने निकाल लिया, अब ए बी वेक्टर है क्या, ए बी वेक्टर है क्या, ए बी वेक्टर को हम निकाल लेते हैं। वी नो ए बी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। वैसे अगर मैं आपको ए बी वेक्टर के बारे में बताना चाहूँ तो ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको वेक्टर फॉर्म में ही आंसर करना है, तो यहाँ पर ना मैं ऐसा करता हूँ, ट्रायंगल लॉ फिर से लगा लेता हूँ। इसको एक बार मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ मैंने इसको करेक्ट किया, क्योंकि ना मैं पहले ए बी वेक्टर दूसरी तरह लिखने वाला था, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब उस फॉर्म में हम इसको नहीं लिखेंगे, तो ऐसा करते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अब एक और ट्रायंगल लेते हैं ओ ए बी। अब फिर से आप ओ से ए गए, ए से बी गए। ठीक है, मुझे एक शॉर्टकट पता था, मैं डायरेक्टली ओ से बी चला गया। अब ये भी मैं किसके थ्रू लिखा है, मैंने बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ओ ए कितना है, ए वेक्टर, ठीक, ए बी वेक्टर मुझे निकालना है, कितनी वैल्यू आएगी, ओ बी वेक्टर कितना है, बी। तो यहां पर ए बी की वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, बी माइनस ए, पुट इन, अब इसको नंबर दे देते हैं 2,
पुट इन टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए वेक्टर। तो ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड, ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ये आपकी क्या रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। ध्यान से अगर कंपेयर करोगे, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो हमारी वो इक्वेशन थी ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम। तो ए फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट है, इसमें कुछ नहीं बदला, ठीक है। एम एक पैरेलल वेक्टर था, अब यहाँ पर हमने वेक्टर, तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, किया हमने वही है। यहाँ पर हमें पैरेलल वेक्टर पहले से गिवन होता है तो मैंने वो लिख लिया। अब यहाँ पर हमें वेक्टर गिवन नहीं था, मैंने वेक्टर खुद निकाल लिया ए बी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इस ए बी वेक्टर को, ये 2 पॉइंट्स गिवन है, ये ए बी है, क्या इस वेक्टर को मैं फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके शिफ्ट नहीं कर सकता? ये ए बी वेक्टर ही बन जाएगा। तो ये पैरेलल है इसके, तो उस एम की जगह पर बी माइनस ए आ गया, बस इतनी सी बात है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसकी भी जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको हम नेक्स्ट पेज पे इसका जो डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। अब देखो हम डेरिवेशन करने वाले हैं कार्टेशियन फॉर्म की, तो ये मैंने जानबूझ के दोबारा से बनाया है। आपको पता है ये फिक्स पॉइंट है, बी बी फिक्स पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, बी के x2 y2 z2 है, पी हमारा कोई भी नॉर्मल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है x y z। अब ए बी वेक्टर हमें यहाँ पर निकालना था, तो मैंने आपको बताया वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1, ए बी है तो b माइनस ए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ b माइनस ए, आपको पता है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 की कैप जे कैप और आई कैप। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए x2 माइनस x1 कॉमा y1 माइनस y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है, ये आपको पता है। और ये आपकी क्या है वेक्टर इक्वेशन। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो r कितना होगा हमारा, कितना होगा एक्स आई वाई जे। अब तो आप पहले भी इसकी डेरिवेशन कर चुके हो। ए वेक्टर कितना है हमारा x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लैम्डा x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। आपको पता उसमें भी हमने क्या किया था, इन दोनों को पहले ऐड किया था। तो ऐसा करते हैं एक्स आई वाई जे जेड के, तो x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, लैम्डा x2 माइनस x1 आई कैप लैम्डा y2 माइनस y1 जे कैप लैम्डा z2 माइनस z1 की कैप। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करो x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, इनको आप इकट्ठे कर लो आई कैप में, ठीक है। सेम वे से y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 जे कैप और z1 प्लस z2 माइनस z1 की कैप, इनको अलग से इकट्ठा कर लो, ठीक है। अब आपको पता है सेंस, अब आपको पता है सिंस टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या हैं, इक्वल होंगे। तो x किसके इक्वल होगा, आई कैप के, x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। अब लास्ट स्टेप रह गया, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो हम यहां पर थे ना, तो ऐसा करो इस x1 को इधर ले आओ, सेम वे से इस y1 को इधर ले आओ आप, सेम वे से इसको आप इधर ले आओ, ठीक है। तो इसको नीचे ले आओगे तो कितना बनेगा, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा
z माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा। और अगर आप इन तीनों को कंपेयर करते हो, ऑन कंपेयरिंग, आपको पता है ये तीनों लैम्डा के इक्वल है, मतलब x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। तो सेम कुछ इसी तरीके से हमने उसका भी डेरिवेशन किया था। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक बार कन्वर्जन जो है वो बना के दिखा देता हूं। अब देखो ये मैंने कन्वर्जन लिखी है फिर से। ठीक है, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन है, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। तो ए क्या है, यहाँ पर हमारा पोजीशन वेक्टर है किसका, फिक्स्ड पॉइंट का, x1 y1 z1। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और b माइनस ए क्या है, पोजीशन वेक्टर है ए बी का। ये b माइनस ए क्या है, पोजीशन वेक्टर है ए बी का। और ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कितने हैं, x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, जो मैंने नीचे लिखे हैं। वहाँ पर हमने पैरेलल वेक्टर लिखा था, यहाँ पर हमने b माइनस ए वेक्टर लिखा है। सेम वे से x2 माइनस, अगर आप x1 y1 z1 क्या है, फिक्स पॉइंट है, मतलब a के कोऑर्डिनेट्स हैं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, a b वेक्टर के, मतलब उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, कार्टेशियन यहाँ पर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो मैंने आपको लास्ट मतलब कि इसको करवाने से पहले थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड बोला था, उसका आप ध्यान रखना। तो अगर आपने ये कर लिया तो इक्वेशन ऑफ लाइन में इतना ही है। इसके बाद हम एंगल बिटवीन टू लाइंस को नेक्स्ट पेज पे जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। बिलीव मी, ये देखो पहले मैंने आपको बताया ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि 3 टॉपिक्स हैं, इक्वेशन, एंगल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये सेकेंड पार्ट है और बिलीव मी ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते, पहले थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं। ठीक है, लाइन L1 L2। ठीक है, आप मान लो ये आपकी L1 है और ये आपकी L2 है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो आपको पता लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है, हम इक्वेशन हमने सीख लिया, a1 प्लस लैम्डा m1 a2 प्लस म्यू m2। लैम्डा जो म्यू है ये क्या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आपको पता है, इनको आप कुछ भी ले सकते हो। a1 फिक्स पॉइंट है, a2 भी फिक्स पॉइंट है, m1 और m2 क्या है, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो हमें एंगल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं खास करेंगे। आप मेरे को बस इतना बता दो, अगर ये वैसे ही कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहाँ पर एक लाइन L1 है और इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन L2 है। तो मान लो अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा ना, क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इनकी डायरेक्शन पोजीशन जो है वो सेम रहेगी, तो हमेशा 30 रहेगा। मतलब पैरेलल वेक्टर्स बोल लो, पैरेलल लाइंस बोल लो, तो उनमें एंगल हमेशा सेम रहेगा। अब सेम वे से तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये लाइन L1 है, ये L2 है, और हमें पता है कि इनके पैरेलल वेक्टर्स भी होते हैं। तो पहले मैं आपको वो जो है उनको मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखो ये m1 इसका पैरेलल वेक्टर है, m2 इसका पैरेलल वेक्टर है। अगर मैं देखो ये दोनों पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अगर मैं m1 और m2 के बीच में एंगल निकाल लूँ, अब आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि सर m1 और m2 के बीच में एंगल हम क्यों निकालेंगे। ये हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि m1 और m2 दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स के बीच में मुझे एंगल निकालना आता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको पता है एक और तरीका भी था जो हमने क्रॉस में सीखा था, और मैंने आपको हमेशा बताया, वेक्टर्स में भी बताया, कि अगर हमें एंगल निकालना हो 2 वेक्टर्स के बीच में, हम हमेशा डॉट को प्रेफर करते हैं कि डॉट थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। ठीक है, मतलब अगर मैं देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, जैसे मैंने पैरेलल का आपको समझाया, अगर मैं किसी तरीके से m1 और m2 का एंगल निकाल लूँ, मान लो ये थीटा है,
तो ये लाइन उसके मैंने पैरेलल ड्रॉ कर ली, ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ कर ली। तो जो एंगल इन दोनों के बीच में है वही एंगल इनके बीच में भी होगा। बस इतनी सी बात है। अब मैं जस्ट आपको डायग्राम जो है वो कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है और ये मैं डायग्राम कंप्लीट कर दी। मैंने M1 मतलब इसका एक बार एंगल निकाल लिया। तो जो एंगल M1 और M2 में है वही एंगल L1 और L2 में भी होगा। यहाँ पर लिख भी दिया एज M1 M2 बोथ आर पैरेलल बोथ आर वेक्टर्स एंड विद द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन M1 एंड M2 एंड M1 L1 के पैरेलल है, M2 L2 के पैरेलल है। तो जो एंगल इनके बीच में वही एंगल इनके बीच में होगा। ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है ताकि आप जब भी अपने नोट्स खोलो आपको पता हो कि सर ने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया था। तो इतनी बात हो गई। अब आपको पता है वी नो, तो कॉस थीटा कितना आएगा M1 डॉट M2 डिवाइड बाय M1 मैग्नीट्यूड M2 मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला है जिससे हम लाइंस के बीच में एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखो फिर से आपको पता है जब से हमने 3D आज की एक्सरसाइज आज की जो वीडियो स्टार्ट की है हमने एक वेक्टर फॉर्मूला पढ़ा है, एक कार्टेशियन पढ़ा है। तो मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलता, देखो मैंने वहाँ पर आपको बताया कि कार्टेशियन की कितनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कार्टेशियन में पूछे गए हैं। तो सेम वे से मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को आप इस तरह से याद रख लो, ये ज़्यादा ईजी है। कार्टेशियन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप कार्टेशियन में चला जाएगा। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ आपको मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। मतलब इसकी आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए और आपके नोट्स के लिए मैं करके दिखा दूंगा आपको। क्योंकि एक दो रिजल्ट्स हैं वो मैं अगर आपको डायरेक्टली मतलब अगर आपको नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कि आपका कोई MCQ मिस हो सकता है। तो वो MCQ मिस ना हो इसलिए मैं डेरिवेशन आपको करके दिखाऊंगा। उसके बिहाफ पर जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम मतलब कि नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर NCERT में मॉडुलस डाला गया है। ठीक है, मॉडुलस क्यों डाला गया? देखो आपके मन में हमेशा कारण जरूर आपको पूछना जरूर चाहिए कि सर मॉडुलस क्यों डाल रहे हैं हम। अब मैं आपको यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब देखो मॉडुलस का मतलब ये है, अब देखो मान लो ये दो लाइंस हैं स्पेस में कहीं पर भी हैं, तो ये दो एंगल बन रहे हैं इसके बीच में, एक θ1 है एक θ2 है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो इन दोनों में से एक एंगल छोटा होगा एक एंगल बड़ा होगा। इन दोनों में से एक एंगल छोटा होगा एक बड़ा होगा। अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं ये पता कर सकता हूँ और अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं ये पता कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर मेरा कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों में देखो लाइंस के बीच में एक छोटा एंगल होगा एक बड़ा एंगल। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, दोनों बराबर आ सकते हैं कि ये 90 ये भी 90, नहीं तो ये इधर को जाएगा तो ये 70 होगा ये कुछ होगा 110। आपको पता है लाइन में लीनियर पेयर एंगल में 180 होता है। ठीक है, तो मतलब एक अक्यूट एंगल होगा। तो हम हमेशा मॉडुलस का डालने का मतलब ये है कि हम हमेशा छोटे एंगल के लिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखो मॉडुलस से क्या होगा, थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो पॉजिटिव होता है इसलिए हम हमेशा अक्यूट एंगल की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर थीटा अक्यूट एंगल है इसलिए यहाँ पर मैंने मॉडुलस डाला है। जस्ट आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको लिख के बता दिया कि थीटा अक्यूट एंगल होता है तो वी ऑलवेज टेक शॉर्टर एंगल। आपको पता है इसका रीज़न भी पता है कि कोई भी एंगल हो हम ये भी निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये 60 मिल गया तो ये अपने 120 आ जाएगा। तो इतनी कोई घबराने वाली की बात नहीं है। तो थीटा हम हमेशा क्या लेते हैं, अक्यूट एंगल। अब देखो हम डेरिवेशन करने वाले हैं, ये L1 है ये L2 है। ठीक है, अब आपको पता है जब हमने इक्वेशन लिखी थी a + λm तो m को हम जनरली में क्या लिखते थे, डायरेक्शन रेशियोज को ABC। तो वैसे ही मैंने A1 B1 C1 लिख लिया, इसके डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 C2। और आपको पता है वी नो कॉस थीटा कितना होता है M1 डॉट M2 डिवाइड बाय M1 का मैग्नीट्यूड M2 का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मॉडुलस का साइन, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं M1 डॉट M2 कर लेते हैं। अब M1 आपको पता है ये मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको पता है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको पता है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर ये P X Y Z इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसकी ये वेक्टर फॉर्म है।
सेम वे से m1 वेक्टर को किस तरह से लिखूंगा मैं, a1i b1j c1k डॉट, इसको कैसे लिखूंगा, a2i b2j प्लस c2k कैप। तो डॉट करना हमारे लिए बहुत ईजी है, आपको पता है। हम i को i के साथ डॉट करेंगे, a1 a2, i j के साथ और k के साथ 0 ही देगा। तो सेम वे से b1 b2 की j को j के साथ करेंगे और c1 c2। तो m1 डॉट m2 की वैल्यू आ गई है। नाउ अब फिर से m1 का मैग्नीट्यूड, ये बहुत इजी है, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। सेम वे से m2 का मैग्नीट्यूड, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। अब जस्ट हमें इन तीनों वैल्यूज़ को 1 में फिल करना है। तो विच एम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस का साइन। अब m1 डॉट m2 की वैल्यू कितनी है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइड बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस का साइन। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। अब मैंने आपको बताया था कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मैंने आपको लास्ट पेज पे सजेशन दी थी कि इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा था, आप खुद सोच के देखो। आपको एंगल का फॉर्मूला पता है ये वाला, ठीक है। अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है, पेपर में आपको क्वेश्चन आ गए, तो आपको पता है m1 वेक्टर मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k है और m2 वेक्टर है i प्लस j प्लस k। तो आप ये थोड़ा ना फॉर्मूला लिखोगे, आपको पता है कि इनकी मुझे डॉट करनी है, तो डॉट कैसे करूँगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 तो 9, नीचे इसका मैग्नीट्यूड कर दूंगा। तो ये मुझे इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि मुझे आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो फॉर्मूलाज भी वो मतलब कि डायरेक्टली हम याद भी कर सकते हैं, बट अगर मैं आपको इस तरह से बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो पता भी लगेंगे, आप उनको फील कर पाओगे और उससे आपका कोई MCQ जो है वो मिस नहीं हो सकता, क्योंकि वो MCQs में रिजल्ट जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशंस हमेशा से होती हैं, ये कुछ मैं इस तरह से करवाता हूँ कि ये आपको MCQs में जो है वो हेल्प कर सकती हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो एंगल का जो फॉर्मूला है ना, जो हमने अभी अभी डिराइव किया है, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वहाँ पर हमारी कार्टेशियन फॉर्म काम आएगी। तो वो कुछ खास कोई इतना कोई यूज़फुल नहीं है, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे, बट वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में कि MCQ ना पूछा जाए पेपर में, इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप पेपर में लिख के भी आ सकते हो। ठीक है, तो जस्ट एक बार थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं। अब देखो ये मैंने जानबूझ के दो लाइन सपोज कर लिए हैं, यहाँ पर मैं P1 और P2 लिखा है पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी नेम दे सकते हैं हम। इसके डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1, इसके डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 आपको पता है। अब अपनी तरफ से लेट L1 M1 एंड N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of L1 and L2 रिस्पेक्टिवली। अब इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2। ठीक है, अब आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज अपॉन उन सब का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड का सम, मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो L1 को किस तरह से मैं कैलकुलेट करूँगा, A1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, सेम वे से M1 को कैसे लिखूँगा मैं, B1 अपॉन
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, और N1 को कैसे लिखूँगा मैं, C1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, सेम वे से L2 के डायरेक्शन को रेशियोज डिवाइड बाय उन सब का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड मतलब सम। ठीक है, B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। M2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, B2 अपॉन A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, हाँ N2 C2 अपॉन A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये पता है। अब नेक्स्ट पेज में मैं जस्ट आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि कॉस थीटा का ये फॉर्मूला, ये साइड डेरिवेशन में नहीं जा रहा है इसलिए मैंने पहले से की हुई है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो मैंने A1 A2 के नीचे ये लिख लिया, ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर A1 A2 के नीचे लिख लिया, फिर B1 B2 के नीचे लिख लिया, प्लस C1 C2 के नीचे लिख लिया। अब इनको फिर फर्दर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई है, A1 के नीचे ये लिख लिया, A2 के नीचे ये, B1 के नीचे ये, B2 के नीचे ये, C1 के नीचे ये, C2 के नीचे ये लिख लिया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, ये आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? तो ये इसके डायरेक्शन को साइंस है, ये L1 की वैल्यू है, ये L2 की वैल्यू, अब चेक कर लेना लास्ट पेज पे। ये M1 की वैल्यू है, ये M2 की वैल्यू है, ये N1 की वैल्यू है, ये N2 की वैल्यू है, और साथ में मॉडुलस का साइन। तो ये हमारी क्या है, मतलब कि एंगल निकालने का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को साइंस। देखो, इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा मैं आपको पहले बता चुका हूँ नहीं है, आपको ये नहीं बोला कि बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको किसी मतलब कि लाइन के डायरेक्शन को साइंस गिवन है, बजाय इसके कि हम सभी फॉर्मूलाज याद करें, आप खुद सोच के देखो, अगर मुझे किसी लाइन के डायरेक्शन को साइंस पता और आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, आप डायरेक्शन को साइंस से, आपको पता है हम डायरेक्शन को साइंस से, मेरे को बहुत बार बताया ये डायरेक्शन को साइंस, आपको पता है एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो मैं वहाँ से डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ, और मुझे ये वाला फॉर्मूला या वेक्टर फॉर्मूला पता है, और वहाँ से मैं एंगल निकाल सकता हूँ। फिर बताया क्यों है, बताया सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन को साइंस गिवन है तो उसका हम एंगल निकाल सकते हैं, और कुछ ऑप्शंस हमारे पास गिवन हो सकती हैं, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, L1 L2 माइनस M1 कुछ भी आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आप वहाँ पर लिख भी पाओगे। डायरेक्टली क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि अगर डायरेक्शन को साइंस गिवन है, सीधा उनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया और हमारा आंसर आ गया। तो इसलिए मैंने बताया ताकि आप MCQs जो है वो मिस ना करो। अब देखो, ये नेक्स्ट हमारी ऑब्जर्वेशन है, छोटा सा रिजल्ट है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो पता ही है थीटा कितना होगा, 90। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कॉस थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, सेम यहाँ पर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर मॉडुलस का साइन। ठीक है, अब आपको पता है कॉस 90 कितना होता है, यहाँ पर थीटा कितना है, कॉस 90। ठीक है, तो ये फिर से मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने फिर से लिख लिया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, अब कॉस 90 कितना होता है, 0, तो इसको फिर से यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ पर कितना रह गया, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। अब देखो मैंने मॉडुलस हटा दिया क्योंकि यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है, तो 0 के, अगर आंसर हमारा 0 के इक्वल है तो प्लस मतलब मॉडुलस डालने का कोई मतलब नहीं रहता। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मॉड x की वैल्यू 1 है तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू +-1। ठीक है, मॉडुलस को हटा के मैंने +-1 लिख दिया, क्योंकि -1 का आंसर भी 1 होता है, +1 का मॉडुलस भी 1 होता है, -1 का मॉडुलस भी 1 होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मॉड x की वैल्यू 0 है तो x को मैं +-0 लिख के क्या करूँगा, मतलब एक ही आंसर। ठीक है, तो इसे मैंने मॉडुलस हटा दिया। अब इसको आप उधर लेके जाओगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 0 = A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विच एम्प्लाइज। तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई। वैसे कोई इतना बड़ा रिजल्ट ये भी नहीं है,
ये तो हमें पता ही है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हमें पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के m1 डॉट m2 कितना होगा, 0, क्योंकि वो वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जस्ट बुक में था तो मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो ये भी छोटा सा रिजल्ट है, ये हम वैसे 11.1 में भी कर चुके हैं। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, थीटा 0 है, तो आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो डायरेक्शन को साइंस तो सेम होते हैं, बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रखोगे, ठीक है। तो खुद भी ड्राइव कर देखो। अब मैंने आपको समझाया है सब कुछ, क्योंकि इन समझाने से मतलब यही रहता है कि देखो अल्टीमेटली आपको याद करने हैं, बट जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हो, उसके पीछे का प्रोसीजर समझ लेते हो, तो आपके वो मन में बात बैठ जाती है और वो आपको कभी भी भूलता नहीं है कि इसके पीछे की कहानी क्या थी, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा टॉपिक है, ऐसा करते हैं उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो डिस्टेंस तो आपको पता ही है, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी होती है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। अब मान लो लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये दो लाइंस हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हो सकता है कि मैं किसी बच्चे को बोलूं और वो ये वाला डिस्टेंस ढूंढ ले, कोई बच्चा हो सकता है कि कोई ये वाला डिस्टेंस ढूंढ ले, ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चा ये वाला डिस्टेंस ढूंढ ले, सेम वे से हो सकता है कि कोई बच्चा ये वाला डिस्टेंस ढूंढ ले, मतलब अलग अलग डिस्टेंस आ सकते हैं। बट एक्चुअल में ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, ये बेसिकली एक परपेंडिकुलर है। ये बेसिकली परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है ये सबसे छोटी है, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। अगर मुझे मतलब कि इस लाइन तक पहुंचना है, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, बट सबसे छोटा डिस्टेंस ये वाला है। तो इसलिए इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोलते हैं। इसको कई बार हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं, कि जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, इस लाइन के ऊपर भी, इस लाइन के ऊपर भी, ठीक है। तो अब आपको ये कहानी तो समझ लग गई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों बोलते हैं। अब आपको ये क्लियर है। तो अब देखो, अब मुझे आपको एक और बात समझानी है इस टॉपिक में आगे जाने से पहले। अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, तो आप बोलोगे सर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों पैरेलल लाइंस के अलावा और कौन सी लाइन होती है, मतलब जो पैरेलल ना हो, तो आप कहोगे सर ये पैरेलल नहीं है बट ये इंटरसेक्टिंग है। क्या बात पूछ रहे हो, ये तो हमें आता है। बहुत बहुत सिंपल बात है सर। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे जाके किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेंगी। ये कौन सी बड़ी बात सर पूछ ली आपने। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई तरीका पॉसिबल है, या आप कोई ऐसी दो लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। देखो चलो पहले मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। यानी कि लाइंस या तो पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो क्या आप कोई दो लाइंस ऐसी ड्रॉ कर सकते हो जो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करें। तो आप कहोगे सर हमें पागल मत बनाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लाइंस या तो पैरेलल होंगी और अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं पर जाके तो कट करेंगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसा पॉसिबल है विद सम कंडीशंस, तो ये मैं आपको जस्ट बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर हम इस प्लेन में, मतलब इस पेज पे मैं दो लाइंस ड्रॉ करूँ तो वो पैरेलल हैं। ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये कभी ना कभी जाके आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दो ऐसी लाइंस जो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करें। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो थोड़ा सा टॉपिक को याद करो। हमारा टॉपिक क्या है, थ्री डिमेंशनल सिस्टम। ये जो भी हम लाइंस की बातें करते आ रहे हैं, ये हम 10th, ऐसा नहीं है कि हमने गलत पढ़ा है, ये सही पढ़ा है, बट 10th में हमने टू डिमेंशन में लाइंस को पढ़ा है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस में ही पढ़ा है। अब हमारे पास तीन एक्सिस हैं।
मतलब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, और स्पेस में मैं दो लाइंस ऐसी ड्रॉ कर सकता हूँ। आपके सामने ये पेन है और ये इसके ऊपर है, ध्यान से देखो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ ऐसा करता हूँ, इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। ये ऑरेंज पेंसिल जो है वो यहाँ पर इस कॉपी पे पड़ी है, और ये पेन जो है ये हवा में स्पेस में है। आप इन दोनों को देखो, आपके सामने ही है। इस लाइन को आप इधर जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, इस लाइन को आप पीछे को जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, इसको भी इधर जितना मर्जी बढ़ा लो, इसको इधर जितना मर्जी बढ़ा लो, ये कभी भी आपस में, आपको लग रहा होगा बट ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये देखने में कुछ ऐसी हैं। ये लाइंस एक्चुअल में देखने में ऐसी हैं, आपके सामने है। ये ऊपर की ओर आ रही है, नीचे की ओर, ये इधर जा रही है या इधर की ओर, तो ये कभी भी आपस में कट नहीं करेंगी। और इन दोनों लाइंस को, ये दोनों लाइंस कब पॉसिबल है? ये सिर्फ और सिर्फ 3 डिमेंशन में, मतलब डिमेंशन में पॉसिबल है। 2 डिमेंशन में हम ऐसी लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। वो यहाँ तो जैसे ये पेज पर पड़ी हैं, यहाँ तो ये पैरेलल होंगी और यहाँ ये इंटरसेक्टिंग होगी, बट 3 स्पेस में ऐसा पॉसिबल है। और इन लाइंस का एक खास नेम भी होता है, स्क्यू लाइंस। क्या होता है? स्क्यू लाइंस। तो ऐसा करते हैं, पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मैंने आपको बता ही दिया, स्पेस में दो ऐसी लाइंस जो ना पैरेलल हों ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो ये दो लाइंस हैं L1 और L2, ठीक है। A1 प्लस लैम्डा M1, A2 प्लस म्यू M2 आर 2 स्क्यू लाइंस। अब ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब देख लो, देखने में आपको ये लग रहा होगा, अगर आपको ये स्क्यू लाइंस के बारे में आपको ना बताऊं तो देखने में आपको ये लगेगा कि सर ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, बट बेसिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्क्यू लाइंस हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी लिमिटेशन है मतलब कि 2 डिमेंशन की, कि मैं आपको बोर्ड पे या कॉपी पे समझा नहीं सकता कि ये कैसी हैं, बट आपको विजुअलाइज जो करवा सकता हूँ कि ये बेसिकली कुछ ऐसा है। एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ये मान लो। तो ये या तो ऊपर जा सकती है, नीचे, ये इधर या इधर, मतलब ये आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी, ना ही ये पैरेलल है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस क्या होता है? जो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं सबसे छोटी लाइन बना पाऊँ, ये वाला जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं इनके बीच में भी परपेंडिकुलर जो है वो आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अब देखो, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया कि ये PQ, ये वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है। ये मतलब कि लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर, लाइन 2 के भी परपेंडिकुलर है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं ये निकाल पाऊँ तो मेरा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। देखो, फिर से बता रहा हूँ, बताने को मैं सीधा फॉर्मूला आपको बता सकता हूँ, मैं आपको डेरिवेशन जस्ट इसलिए बता रहा हूँ, जब आपको एक बात क्लियर हो जाएगी ना, उसके बाद आपको फॉर्मूला याद रखना भी इजी रहेगा, और आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये परपेंडिकुलर कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो एक स्क्यू लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी, यहाँ ऐसा करते हैं, तो देखो, हाँ जी, ये रहा। तो ये कुछ ऐसा है। तो ये आपको दिख रहा है ऊपर की ओर जो ब्लैक मतलब आ रहा है, पेन आ रहा है, मतलब ये एक लाइन है, और दूसरी ये लाइन है, ये इधर की ओर जा रही है। तो बेसिकली ये जो मतलब कि हमारी ऑरेंज कलर की पेंसिल है, ये जो ऑरेंज कलर की पेंसिल है हमारी, ध्यान से देखो, ये लाइन ऊपर जा रही है, ये लाइन की साइड पे जा रही है, इस तरह से, ये वाली, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज मतलब पेंसिल है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ये सिचुएशन है हमारी, ठीक है। आई होप इसको आप समझ पा रहे होगे। 2 डिमेंशन में थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल रहता है। तो देखो, मेरा टारगेट क्या रहने वाला है? मेरा टारगेट ये है, अगर मुझे ये जो वेक्टर है PQ, अगर मुझे ये जो PQ वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड पता लग जाए, इसकी लेंथ पता लग जाए, तो मेरा सारा पर्पस ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि ये जो PQ वेक्टर है, अब उसी को फाइंड करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स करने वाला हूँ। आपको ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं S, और यहाँ पर एक पॉइंट T। ये कौन है? A1, मतलब ये S कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है A1, ये T कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है A2। पोजीशन वेक्टर आप समझते हो, ओरिजिन से, मतलब जो ओरिजिन से वाला वो आता है, वेक्टर होता है, ठीक है। जब हम S को ओरिजिन से मिलाएंगे कितना होगा? A1 होगा। तो इसको भी एक बार ऐसा करके मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ। तो ये भी मैंने मिला लिया, ठीक है। ये सारी एफर्ट्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इस PQ का मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल पाऊँ,
तो अब देखो यहाँ पर जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है कि बेसिकली वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता लग जाए तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने से भी पहले अगर मुझे इस वेक्टर के बारे में कुछ भी पता लग जाए तो भी मेरा पर्पस जो है सॉल्व हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड मैं निकाल सकता हूँ। अब देखो पी क्यू जो वेक्टर है ये लाइन 2 और लाइन 1 दोनों के परपेंडिकुलर है, मैंने आपको विजुलाइज भी करवा दिया। अब एक वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो, ये बात मैंने कुछ सुनी सुनाई सी लगती है वेक्टर में। ध्यान से याद करो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट, वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज इटसेल्फ अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अगर मैं देखो ध्यान से देखो, लाइन 1 लाइन 2 को छोड़ दो, ये पी क्यू वैक्टर अगर लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो लाइन M2 वैक्टर के परपेंडिकुलर होगा। पी क्यू वैक्टर जो है ये M1 वैक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो मतलब एक ऐसा वेक्टर पी क्यू जो M1 और M2 दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर एक ही हो सकता है M1 क्रॉस M2। एक ऐसा वेक्टर, ध्यान से मेरी बात सुनना, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है वो कौन होता है, ए क्रॉस बी। तो ऐसा वेक्टर जो M1 और M2 दोनों के परपेंडिकुलर है वो कौन सा है, M1 क्रॉस M2। तो मुझे पी क्यू वेक्टर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो अब देखो जो मैंने आपको बोल के मतलब कि समझाया अभी अभी वो लिख के दिखाया कि पी क्यू L1 के परपेंडिकुलर है, तो ये M1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। पी क्यू L2 वेक्टर के परपेंडिकुलर, L2 लाइन के परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पर भी लाइन होगा, मैंने पता नहीं क्या बोला, लाइन 2 के परपेंडिकुलर, तो ये M2 के भी परपेंडिकुलर होगा। अब जो वेक्टर M1 के भी परपेंडिकुलर है, M2 के भी परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर कौन सा हो सकता है, M1 क्रॉस M2। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इतना पता लग गया कि पी क्यू वैक्टर का मतलब क्या है, M1 क्रॉस M2। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ M1 क्रॉस M2। ठीक है, तो अब बेसिकली देखो इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, अब वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ना आपको फ्री वेक्टर का कंसेप्ट तो पता ही है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब आप में से कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर लेंथ मतलब कि इसकी विड्थ कम है, यहाँ पर जाके ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर मैंने आपको देखने में ऐसे ही लग रहे हैं, आपको देखने में ये ऐसे ही लग रहे हैं। और अगर M1 क्रॉस M2 यहाँ पर है तो यहाँ पर जाके ये छोटा हो जाएगा, मतलब मुझे यहाँ पर बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो आपको दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। तो मान लो फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है, और ये ऐसे है, आप इसको कहीं पर भी ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, तो ये हमेशा इसके और इसके परपेंडिकुलर रहेगा, और इनके बीच में डिस्टेंस भी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके इसको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि ये M1 क्रॉस M2 वेक्टर ही है। अब फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। ठीक है, एस बी वेक्टर जो है या पी क्यू वेक्टर जो है वो सेम ही है, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि एस टी वेक्टर कितना होगा, एस टी वेक्टर, ठीक है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर एंगल लिख रहा हूँ, इनके दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। ठीक है, ये सब कुछ हम M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। तो एस टी वेक्टर कितना होगा, A2 माइनस A1। आपको पता है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब इसका जो आगे का जो प्रोसीजर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, मैंने सब कुछ आपको बना के एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, अभी हमें टाइम लग रहा है, एक बार हमने इस वीडियो पे टाइम लगा लिया। 11.2 जो है आपकी आज से ही समझो, जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है आपको लगेगा सर हम खुद ब खुद एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल STB, तो आपको पता है ये बेस है, कुछ थीटा के साथ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा में होता है। अब बेस कितना है, SB, और हाइपोटेन्यूज ST। ठीक है, तो कॉस थीटा SB कितना है हमारा, आपको पता है M1 क्रॉस M2। अब मतलब लेंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ।
एस बी मतलब एस बी तो हो गया एस टी, ठीक है, ए टू माइनस ए वन, इसके भी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये इसको लिख के रख लो, ठीक है। अभी तक हमें मैग्नीट्यूड की खास वैल्यू नहीं पता लगी, निकाल तो सकते हैं बट बीच पे कॉस थीटा आ रहा है। अब कॉस थीटा को हटाने के लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। अगर मैं देखो ये जो एस बी वैक्टर है, एस बी वैक्टर की डॉट एस टी वैक्टर से कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा, एस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड एस टी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसा करो, कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो एस बी डॉट एस टी डिवाइड बाय एस बी मैग्नीट्यूड एस टी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ। आपको पता है इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। एस बी टी थीटा इज ऑलवेज अक्यूट एंगल, ये तो आपको पता ही है कि इस ट्रायंगल में ये 90 है तो ये थीटा हमेशा अक्यूट एंगल होगा। देयरफॉर कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉस थीटा को पॉजिटिव रखने के चक्कर में मैं यहाँ पर मॉडुलस लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको भी लिख के रख लो। मैं सब कुछ आपको बहुत इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, प्रोजेक्शन वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 बेसिकली मुझे कॉस ही हटाना था तो मैं वही हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम 1 and 2 m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एस बी डॉट एस टी डिवाइड बाय एस बी का मैग्नीट्यूड एस टी का मैग्नीट्यूड फिर होल का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, m1 क्रॉस m2 के मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो ऐसा करते इसको इधर रख लेते हैं, m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब एस बी वेक्टर कितना है, m1 क्रॉस m2 डॉट एस टी वैक्टर आप मेरे को बताओ a2 माइनस a1, कुछ भी क्रैमिंग नहीं है। एस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड, एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड मॉडुलस। अब ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख लो, यहीं पर लिख लो एक बार, ठीक है। अब क्लियरली मैं इसको इससे कट कर सकता हूँ, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड है, दोनों क्या मैग्नीट्यूड्स हैं, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को जो है वो कट कर सकता हूँ। अब जैसे ही मैंने कट किया तो मेरे पास क्या आ गया, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड, मतलब m1 क्रॉस m2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड बाय m1 क्रॉस m2 का मैग्नीट्यूड और होल का मैग्नीट्यूड, और यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। आप अपनी एनसीईआरटी में भी चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको शायद समझ में ना आए, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो जस्ट हो सकता है कि हमारा आंसर ना मिले कि वो B1 B2 ले रहे हैं, मैं M1 M2 ले रहा हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये स्क्यू लाइंस थी तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, तो सबसे पहले मैंने इसका नेम m1 क्रॉस m2 कैसे रखा, क्योंकि एक वेक्टर जो m1 और m2 दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा एक ही वेक्टर है, वो कौन सा है, m1 क्रॉस m2। उसके बाद मैंने फ्री वेक्टर कंसेप्ट यूज़ करके इसको यहाँ पर लिख लिया, तो ट्रायंगल बन गई। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कॉस थीटा की हेल्प ली,
ठीक है। अब इससे मेरी बात तो बन गई, बट ये कॉस थीटा ये फालतू में आ रहा है, मतलब कॉस थीटा हमारे फॉर्मूले में नहीं आना चाहिए क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हटाने के लिए मैंने डॉट की हेल्प ली, ठीक है। अब दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास कुछ ये आ गया, ये आपस में कट हो गए और अल्टीमेटली मैंने फॉर्मूला को जो है वो डिराइव कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इसी फॉर्मूला को याद रखना। आपकी बुक में ये कार्टेशियन फॉर्म भी जो है वो दी गई है, उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ज़्यादा फॉर्मूलाज के चक्कर में हम अपना मेन फॉर्मूला ना भूल जाएं। अगर आपको वहाँ पर लाइंस जो हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में भी आती हैं, आपको पता है कार्टेशियन से मैंने आपको कन्वर्जन्स बताई हैं, कार्टेशियन से हम वेक्टर इक्वेशन में जा सकते हैं और वहाँ से हम ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जस्ट एनसीईआरटी में गिवन है तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक बार लिख के बता देता हूँ। अब देखो इसकी डेरिवेशन की बात कर लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। पहले ही बता रहा हूँ कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो जो भी आपने अभी तक सीखा है इसके अंदर स्क्यू लाइंस के शॉर्टर डिस्टेंस के अंदर, आप यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया एनसीईआरटी में गिवन है तो वो एक्सप्लेनेशन कैसे आई है या वो आंसर कैसे आया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है। तो ये A1 वेक्टर लिख लिया मैंने, A2 वेक्टर लिख लिया, ये M1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं, M2 के डायरेक्शन रेशियोज हैं, ये आपका फॉर्मूला है। तो पहले M1 क्रॉस M2 की है, तो आई जे के डिटर्मिन A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये कुछ आंसर इस तरह से आएगा। आई डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, साथ ही मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब A2 माइनस A1 भी आपको पता है, X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आपके फॉर्मूले में था M1 क्रॉस M2 डॉट A2 माइनस A1, तो मैंने इन दोनों को डॉट कर दिया, मतलब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। तो आपको पता यही आंसर आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 X2 माइनस X1, इसके साथ Y2 माइनस Y1, इसके साथ Z2 माइनस Z1। अब इसको ना लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, इसको कंबाइन करके लिख दिया। ध्यान से देखो B1 C2 माइनस B2 C1 ये M1 क्रॉस M2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। डिटर्मिनेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, आई जे के, फिर A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगर मैं आई की जगह पर मैंने क्या लिखा हुआ है X2 माइनस X1, जे की जगह पर Y2 माइनस Y1, के की जगह पर Z2 माइनस Z1, तो मैंने आई जे के को X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 से रिप्लेस कर दिया। तो यही चीज़ बन, इस पूरी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला डिटर्मिनेंट और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से अब इसको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। आप जस्ट वो वाला फॉर्मूला जो है M1 क्रॉस M2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइड बाय M1 क्रॉस M2 का मैग्नीट्यूड फिर होल का उसी को याद रखोगे। कभी भी कार्टेशियन में क्वेश्चन आए शॉर्टेड डिस्टेंस का, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व जो है कर सकते हो। अब देखो जो नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। तो आपको पता है अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों के जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो सेम ही होंगे, उनका जस्ट मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। अब इस बात को समझती हो कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू लैम्डा बी। यहाँ पर मैंने वही लिखा है एम वेक्टर लैम्डा एम वेक्टर म्यू एम वेक्टर, मतलब इन दोनों में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, अदरवाइज एम वेक्टर इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, तो इसलिए मैंने एक ही बनाया, ठीक है। तो ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसा करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो मीट कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं मीट करूँगा तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर, ये कहीं पर भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। इसका कुछ नेम भी रख देते हैं, ऐसा करते हैं, इसका नेम रख लो आप, ये पॉइंट कौन सा है, P, ठीक है। और मान लो फिर से वही बात, मेनली हमारा टारगेट क्या होने वाला है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो अब देखो बेसिकली मैंने लिख दिया कि बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ PT, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है एंड ट्रायंगल STP, तो मुझे ये चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ चाहिए, और हाइपोटेन्यूज, ये दोनों किस में होते हैं, साइन थीटा में। तो परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा टी पी या पी टी, कुछ मर्जी ले लो, और हाइपोटेन्यूज है हमारा एस टी। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको ना आप नंबर 1 करके लिख लो। फिर से वही प्रॉब्लम है कि मुझे पी टी या टी पी की वैल्यू चाहिए, बट ये जो थीटा आ रहा है वो फालतू में आ रहा है। इसको हटाने के लिए, अब आपको पता है, इसको हटाने के लिए मुझे, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या क्या था, यहाँ पर कॉस था, तो मैंने डॉट की हेल्प ली क्योंकि डॉट में कॉस होता है। अब यहाँ पर मैं साइन की हेल्प लेना क्योंकि साइन को हटाना है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस की हेल्प लूँगा क्योंकि मुझे क्रॉस में एक फॉर्मूला पता है, कि मैं दो वेक्टर साइन थीटा को लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, नीचे ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो नाउ साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो एस टी वैक्टर है, ये कितना हुआ, a2 माइनस ए वन, ये तो आप जानते ही हो, a2 माइनस ए वन। ठीक है, तो ये जो एस टी वैक्टर, अगर मैं फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करूं, तो ये m वेक्टर के साथ भी थीटा एंगल बना रहा है। तो ये m वेक्टर के साथ भी कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है ये एस टी वैक्टर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फिर कि पहला वेक्टर कौन है, एस टी वैक्टर, दूसरा वेक्टर कौन है, m वेक्टर और एस टी वैक्टर में एंगल कितना है, थीटा, मैग्नीट्यूड नीचे एस टी का मैग्नीट्यूड, m का मैग्नीट्यूड। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। जो एंगल एस टी वेक्टर जो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है, ये इसके पैरेलल है, तो इसके साथ भी वही एंगल बनाएगा। मुझे एम वेक्टर को बीच में लेना था, मैंने ले लिया। इसको आप नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, पी टी लिख लो इसको अब, ठीक है, पी टी अपॉन एस टी इज इक्वल टू एस टी वैक्टर क्रॉस m, नीचे कितना है, एस टी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, m वैक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो पी टी एस टी। अब ए क्या है, एस टी वैक्टर का मैग्नीट्यूड ही है ना, तो एस टी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a2 माइनस ए वन का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर एस टी वैक्टर कितना है, a2 माइनस ए वन क्रॉस m वेक्टर होल डिवाइड बाय a2 माइनस ए वन का मैग्नीट्यूड, m का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपस में है, ये मैग्नीट्यूड हम आपस में कट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पी टी का फॉर्मूला कितना बन गया, a2 माइनस ए वन क्रॉस m डिवाइड बाय m का मैग्नीट्यूड, इसका होल का मैग्नीट्यूड। इसको आप होल का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। तो अब देखो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, m क्रॉस a2 माइनस ए वन डिवाइड बाय m का मैग्नीट्यूड। अभी इसको मैंने होल का मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर a क्रॉस b और b क्रॉस a में डिफरेंस होता है माइनस का। अब यहाँ पर आपने ये लिखा था, अब इसको आपने आगे लिख लिया, इससे तो फर्क पड़ेगा। देखो पहली बात तो मॉडुलस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड को जो है इससे कोई डायरेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो किस तरह से करवाया, तो ये डिस्टेंस निकालना था मुझे, तो मैंने सबसे पहले साइन थीटा की हेल्प ली परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करके। अब यहाँ पर भी एंगल बीच में आ रहा था, याद करो पिछला वाला, वहाँ पर कॉस था तो मैंने डॉट की हेल्प ली, क्रॉस में साइन होता तो मैंने साइन की क्रॉस की हेल्प ली। ठीक है, अब मुझे देखना था कि साइन एंगल किसके बीच में है। अब a2 माइनस ए वन जो एंगल है, जो लाइन 1 के साथ बना रहा है, सेम वो m के साथ भी बना रहा है। तो ये मैं m क्रॉस एस टी या एस टी क्रॉस m लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय एस टी का मैग्नीट्यूड m का ये फॉर्मूला होता है। कंपेयर किया, ये वैल्यूज आपस में कट हो गई और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब एक लाइन बतानी है मुझे इसके बारे में, वो आपको नेक्स्ट पेज बता देता हूँ, उसके बाद आज की हमारी वीडियो खत्म है। अगर आपको ये वीडियो, आपने इस पर एक बार टाइम लगा लिया, बिलीव मी 11.2 में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली। अब देखो यहाँ मैंने लिखा थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चंस या एमसीक्यूज में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। 2 लाइन्स आर पैरेलल और स्क्यू लाइन्स। देखो आपको कभी भी ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि लाइन्स स्क्यूज हैं,
या पैरेलल हैं, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। मैंने यहीं पर यही लिखा है। तो ये कैसे चेक करेंगे, हम उनके पैरेलल वेक्टर्स चेक करेंगे। अगर वो प्रोपोर्शनल हुए या स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर हुए तो वो पैरेलल हैं, अदरवाइज वो स्क्यू लाइंस हैं। तो अगर वो स्क्यू लाइंस होंगी तो हम वो वाला फॉर्म लगाएंगे, और अगर वो पैरेलल लाइंस होंगी तो हम वो वाला फॉर्म लगाएंगे। आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज 0। ये तो पता ही है, ये शॉर्टर डिस्टेंस है। अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इनका सबसे छोटा डिस्टेंस तो 0 होगा। तो ये बात वैसे कोई बताता नहीं, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये आपको MCQ से पूछा जा सकता है। अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, ये NCERT में बहुत छोटी सी एक लाइन लिखी गई है, बट मैं आपको मतलब समझाने वाला हूँ। इफ़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज 0, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो पता ही है, दैट मीन्स दे लाइज इन सेम प्लेन, दैट मीन्स दे आर कोप्लेनर। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि चेक करो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं, मतलब हमें अल्टीमेटली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है चेक करो कि क्या लाइंस कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? देखो, को मतलब सेम, प्लेन मतलब सरफेस, कि वो सेम सरफेस हैं। ये तो मैंने आपको आज भी बताया कि लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होती है या पैरेलल। सेम प्लेन पर सेम सरफेस, एक ये कागज पर, ये कागज एक सरफेस है, इस कागज पर दो ही लाइन पॉसिबल हैं, मतलब एक ओवरलैपिंग भी होती है एक दूसरे के ऊपर, वो छोड़ दो। ये दो ही केस पॉसिबल है, या तो लाइंस पैरेलल होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर 3D में जहाँ पर दो से एक से ज़्यादा प्लेन हो, एक से ज़्यादा सरफेस होती हैं, जैसे एक सरफेस ये है जहाँ पर ये पेन पड़ा है, एक सरफेस ऊपर से निकल रहा है, तो ये स्क्यू लाइंस हैं जो कभी भी पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो मतलब जब भी दो लाइंस मतलब कि एक ही सरफेस में होंगी और वो इंटरसेक्ट, देखो इंटरसेक्ट कब करेंगी? एक ही सरफेस में, मतलब वो पैरेलल तो नहीं है। और अगर वो पैरेलल नहीं है मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इंटरसेक्टिंग, देखो स्क्यू लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये तभी पॉसिबल है जब वो लाइंस एक ही सरफेस पे होंगी, एक ही कागज पे, इसी कागज पे हैं। और इसी कागज पे मतलब एक ही कागज पे है, मतलब एक ही प्लेन में है, मतलब लाइंस क्या है? कोप्लेनर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर हमारी ख़त्म है। इसके बाद आपको 11.2 में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, बिलीव मी। इस पर एक बार टाइम लगा लो, आपको 3D सबसे ईजी लगने वाली है।